की शुरुआत में हम पुलिस ऑफिसर विद्या को देखते हैं, जिसे कॉल आती है कि उनके पड़ोस में कोई पति अपनी पत्नी को मार पीट रहा है। विद्या जांच करने उनके घर जाती है तो जिसके घर से आवाजें आ रही थी वहाँ रहने वाली सौम्या और उसकी माँ कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, सब सही है। विद्या को सौम्या के माथे पर चोट के निशान दिखते हैं तो सौम्या कहती है कि वो तो ऐसे टकरा गई थी तो लग गया। सौम्या के पति का नाम है ध्रुव, जो कि एडवेंचर स्पोर्ट्स करवाता है, जैसे कि पैराग्लाइडिंग। उसके पिता बहुत अमीर हैं और पैसे की कोई कमी नहीं है। विद्या ने जब ध्रुव को देखा तो उसे देखकर लगा कि हाँ, शायद ये करता होगा सौम्या के साथ मारपीट। तो सौम्या का पीछा करने लगती है ताकि और कुछ भी पता चले। सौम्या और उसकी माँ एक स्टोर चलाती थी तो विद्या वहाँ जाती है तो उसे देखने मिलता है कि वहाँ एक नहीं दो सौम्या हैं। विद्या का फ्यूज उड़ जाता है कि यहाँ तो सीता गीता वाली कहानी चल रही है। तभी सौम्या की माँ का कहती कि मैंने ही आपको फोन करके मारपीट की खबर दी थी। माता जी बताती हैं कि उसका पति ध्रुव उसे बहुत मारता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताएगी क्योंकि वो हार नहीं सकती अपनी बहन शैली से। कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हम देखते हैं कि जब शैली और सौम्या दोनों जुड़वा बहनें छोटी थी तब माता जी नौकरानी के तौर पर उनके घर में आई। 8 साल की थी वो दोनों जब उनकी माँ गुजर गयी। सौम्या की तबीयत खराब रहने लगी तो मैं उसका ज्यादा ख्याल रखने लगी। सौम्या और शैली दोनों को कोई एक चीज पसंद आती तो मैं सौम्या को ही वो चीज देती ताकि उसे कोई दिक्कत ना हो, नहीं तो उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। इस चीज से शैली चिढ़ने लगी और उसके अंदर बदला लेने की भावना जाग उठी अपनी बहन से कि हर चीज उसे ही क्यों मिलती है, मुझे क्यों नहीं, उसे ही सारा प्यार मिलता है, मुझे क्यों नहीं। शैली के बर्ताव के चलते उसे हॉस्टल भेज दिया जाता है। सौम्या के पिताजी भी चल बसे और उसके बाद धीरे धीरे सौम्या की दिमागी हालत बिगड़ती गई। सांस लेने में दिक्कत, ऊंचाई से डर लगने लगा उसे। शैली ने घर आना बंद कर दिया, बस उसके पुरस्कार घर आते थे और मैं सौम्या के लिए उसकी माँ बन गई। दोनों बहनों के बीच फासला बढ़ता गया और शैली के दिल में नफरत। कुछ साल पहले सौम्या की मुलाकात ध्रुव से हुई। ध्रुव ने उसे पैराग्लाइडिंग करवा के उसके डर को शांत किया। उसे ध्रुव अच्छा लगने लगा और उनके बीच दोस्ती हो गई। सौम्या के लिए सब सही चल रहा था, लेकिन फिर आ गई उसकी बहन शैली। सौम्या काफी शांत और शालीन स्वभाव की लड़की थी और शैली उससे बिल्कुल अलग, मौज मस्ती करने वाली, नशा करने वाली, बिंदास रहने वाली, किसी की भी न सुनने वाली लड़की थी। सौम्या को तो ध्रुव से प्यार हो गया था और ये बात शैली को अच्छे से पता थी, इसलिए जानबूझकर वो ध्रुव के करीब जा रही थी ताकि वो उससे बदला ले सके, उसकी खुशी छीन कर। ध्रुव और शैली के बीच सब कुछ होने लगा था और सौम्या सब कुछ होते हुए देखने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रही थी। अब एक दिन ध्रुव ने एक मिनिस्टर को बुलाया होता है बिजनेस मीटिंग के लिए कि तभी शैली पार्टी सॉन्ग लगा के मदिरा पीते हुए नाच गाना करने लगती है, जिससे कि मिनिस्टर नाराज होकर चला जाता है और बिजनेस डील नहीं हो पाती। ध्रुव के पिता कॉल करके उसे खूब गरियाते हैं कि लड़की के चक्कर में करोड़ों की डील हाथ से निकल गई, अब या तो तुम यही सब कर लो या तो व्यापार संभाल लो। अगर व्यापार संभालना है तो किसी घरेलू लड़की से शादी करके सेटल हो जाओ। ध्रुव को समझ आता है कि अगर शैली के साथ रहा तो ये बर्बाद कर देगी मुझे, तो वो सौम्या के सामने उसके साथ ब्याह करने की इच्छा जताता है। सौम्या तो प्यार करती ही थी तो वो हाँ कर देती है और फिर उनकी शादी हो जाती है। शैली ने ध्रुव को छीनना चाहा पर नाकामयाब रही, पर वो रुकने वाली नहीं थी। रिसेप्शन वाले दिन वो हूबहू वैसे ही सज धज के आती है जैसे सौम्या सजी हुई थी, लोगों को दिखाने के लिए, उसे बेइज्जत करने के लिए। माता जी बताती हैं कि शादी के कुछ ही महीने बाद ध्रुव का गुस्सा भी बढ़ गया, उसका काम भी खराब हो गया और उसका हाथ भी खुलने लगा। सौम्या अपनी शादी बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देगी, वो कभी शिकायत नहीं करेगी। विद्या कहती कि शिकायत नहीं करेगी तो केस कैसे बनेगा और सबूत भी तो नहीं है, इसलिए पहले सबूत इकट्ठा करो तो कुछ हो सकता है। शैली अभी भी वहीं रह रही थी और बातों बातों में एहसास दिलाती रहती थी कि वो सौम्या की जिंदगी तबाह किए बिना नहीं जाने वाली। अब एक शाम मंत्री जी डिनर पर आए होते हैं और बिजनेस की बातें चल रही होती हैं कि तभी उनकी जुबान से ओ आह निकल जाता है क्योंकि खाना बहुत ही ज्यादा तीखा बना था। ध्रुव सौम्या के हाथ मरोड़ के उसे काफी दर्द देता है। विद्या सौम्या की चोटों को देखकर कहती कि सबको दिखता है कि तुम्हारा पति तुमको बहुत मारता है, तुम कंप्लेन क्यों नहीं करती। तो सौम्या कहती कि सबको ये नहीं पता कि वो प्यार भी बात करता है। ध्रुव को जब पता चलता है कि विद्या सौम्या के पीछे पड़ी है तो वो उसे धमकाने आता है कि हमारे पीछे मत पड़ो, वरना बात अगर मेरे पिता तक पहुंच गई तो दिक्कत तुम्हें ही होनी है। एक दिन ध्रुव सौम्या के साथ गुलू गुलू करने की शुरुआती प्रक्रिया शुरू ही करता है कि तभी सौम्या कहती कि मुझे बच्चा चाहिए। तो ध्रुव का मूड खराब हो जाता है कि जब देखो ऐसी बातें करके कलेश करती रहती हो। माता जी शैली से कहती हैं कि ध्रुव सौम्या को मारता पीटता है और बेचारी चुप रहती है। तो शैली कहती कि ये कोई बेचारी नहीं है, बस नाटक करती है बेचारी होने का। तभी दोनों को देखने मिलता है कि ध्रुव और सौम्या आपस में हंस खेल रहे हैं और फिर ध्रुव शैली की तरफ देखने लगता है।
शैली अब भी ध्रुव को अपनी ओर आकर्षित करने में लगी हुई थी। सौम्या फिर से बच्चा करने की बात करती है तो ध्रुव उसे उल्टा सीधा बोलने लगता है कि सच है तो मैं शैली से शादी कर लेता। सौम्या भी उसे सुना देती है कि खुद से कुछ होता नहीं, बाप का बिजनेस है वो भी नहीं संभाला जा रहा। ये सुनकर ध्रुव को गुस्सा आ जाता है और सौम्या को बड़ी बेरहमी से मारने पीटने लगता है। जब मार पीट के मन भर जाता है ध्रुव का तो प्यार से कहता कि तुम क्यों करती हो ऐसा, तुम्हें तो पता है ना गुस्सा खराब है मेरा, तो क्यों करती हो ऐसी बातें, क्यों दिलाती हो गुस्सा। इतना कह के वो उसे उसी हालत में छोड़ के चला जाता है। सौम्या का पूरा शरीर चोट के निशानों से भर गया था। वो बहुत रोती है और इस वक्त उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। तो वो उनकी रखी साड़ी पहन उनके जैसे तैयार होती है। विद्या सौम्या की हालत देख कहती कि नहीं बचने वाली। माताजी ध्रुव से कहते कि मर सकती थी वो, अगर दोबारा उसे हाथ लगाया तो सीधा थाने में ले जाऊंगी तुमको। ध्रुव कहता कि जाओ लिखा दो मेरे खिलाफ रिपोर्ट, मैं भी बता दूंगा कि इतनी सारी दवाइयाँ खाती है, कभी स्ट्रेस की, कभी डिप्रेशन की, कभी एंजाइटी की, कभी भी कुछ भी कर देती है। उन्हें भी तो पता चलेगा ना कि कैसे एक बेचारा पति एक पागल के साथ फंस गया है। क्या पता इस सब के बीच उसे और स्ट्रेस हो जाए और खुद की जान ही ले ले वो। तो बेहतर होगा कि आप कुछ ना ही करें तो अच्छा है। शैली भी जब सौम्या की हालत देखती है तो कहती कि तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती। तो सौम्या उसे चुप कराकर बस अपनी माँ की फोटो साफ करने में लगी होती है। ध्रुव शैली को बताता है कि उसने सौम्या को नहीं मारा बल्कि वो सीढ़ियों से गिर गई थी। पहले खुद ही मुझे गुस्सा दिलाती है और फिर खुद ही ड्रामा करती है। अगले दिन विद्या दोनों को अपने सामने पेश करते हुए सौम्या से कहती कि अब तो सच बता दो। तो सौम्या कहती कि हमारे बीच सब सही है, हम अब बच्चा करने वाले हैं। तो ध्रुव भी हामी भर देता है क्योंकि उसे बचना था बस किसी तरह पुलिस से। अगले दिन होली थी तो सौम्या कहती कि तुमने जैसे पैराग्लाइडिंग करते हुए शादी के लिए पूछा था वैसे ही कल भी करना, फिर से सब नए तरह से शुरू करते हैं। अगले दिन ध्रुव शैली के साथ नाचने गाने में लगा हुआ था कि तभी सौम्या उसे अपने साथ लेके चली जाती है। थोड़ी देर बाद खबर आती है कि वो दोनों पैराशूट से लटके पड़े हैं ब्रिज पर। तो फिर उनको बचाया जाता है। सौम्या पुलिस को बताती है कि ध्रुव ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। तो ध्रुव को अब जेल में डाल दिया जाता है। विद्या के पिता जज थे और माँ वकील, तो कानून की पूरी जानकारी थी उसे। तो वो प्रण लेती है कि वो खुद ही सौम्या का केस लड़ेगी और उसे इंसाफ दिलाएगी। अब तक घर की चार दीवारी में सब कुछ हो रहा था लेकिन ये कांड खुल्लम खुल्ला हुआ, सबने रिकॉर्ड भी किया। तो इतनी आसानी से तो नहीं छूटने वाला था ध्रुव। अब कोर्ट में केस चलना शुरू होता है। तो विद्या का कहना था कि ध्रुव घरेलू हिंसा करता है, अत्याचार करता है सौम्या पर, और ध्रुव का कहना था कि सौम्या सब नाटक करती है, खुद से ही खुद को चोट लगा लेती है। सौम्या बताती है कि होली वाले दिन जब हम लोग पैराग्लाइडिंग कर रहे थे तो बच्चे को लेकर हमारा झगड़ा हुआ। तो ध्रुव ने मेरी सेफ्टी हार्नेस खोल दी। सौम्या के चाचा जी भी थे तो वो गवाही देते हैं कि ध्रुव सौम्या को मारता था, लेकिन आपस का मामला था तो मैंने कुछ बोला नहीं। माता जी ध्रुव के खिलाफ ही गवाही देती हैं। ध्रुव का वकील सौम्या की दिमागी हालत ठीक नहीं है ये साबित करने में लग जाता है ताकि सारा इल्जाम उस पर ही लग जाए कि जो होता है वो खुद ही करती है। विद्या जब ध्रुव से पूछती है तो ध्रुव बताता कि सौम्या ने सेफ्टी हार्नेस खुद ही खोली थी। तो विद्या कहती कि आपने ही तो बताया था कि सौम्या को ऊंचाई से डर लगता है और उसे पैराग्लाइडिंग आती ही नहीं, तो वो खुद से कैसे खोलेगी। केस एकदम क्लियर है। ध्रुव को गुस्से की आदत है और उसका मन अपनी बीवी से भर गया था तो वो शैली के साथ फिर से चक्कर चलाने लगा। उस दिन जब फिर से बच्चे की बात हुई तो ध्रुव को गुस्सा आ गया और उसने सौम्या को मारने की कोशिश की ताकि सबको लगे कि एक हादसा है और ध्रुव को छुटकारा मिल जाए। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस बार वो लड़ेगी। ध्रुव हरियाणा से था तो जब वो वहाँ रहता था तो वहाँ भी उसने कई लोगों के साथ मारपीट की थी, काफी सारे केस दर्ज थे उसके खिलाफ। तो उन सभी चीजों को देखते हुए और इस केस की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट उसे 13 साल की सजा सुनाती है। दिव्या बहुत खुश होती है कि आखिरकार उसने सौम्या को इंसाफ दिला ही दिया। तभी दिव्या नोटिस करती है कि शैली सौम्या को कुछ इशारा करती है और फिर चली जाती है। दिव्या का दिमाग टनकता है कि जितनी आसानी से ये केस सॉल्व हो गया उतना कुछ है नहीं, बल्कि बात कुछ और ही है। ये दोनों लड़कियां और उनकी माँ कुछ तो छुपा रही हैं, झूठ बोल रही हैं। दिव्या को समझ आता है कि सीता और गीता का खेल खेल के घरेलू हिंसा के केस को हत्या की साजिश का केस बना दिया। 3 साल की जगह 13 साल की सजा कराती। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। उस समय जब सौम्या अपनी माँ की फोटो साफ करने में लगी हुई थी, शैली दोबारा वहाँ आई तो सौम्या पत्थर से अपनी उंगली तोड़ रही होती है। फिर बड़बड़ाने लगती है कि सब मेरी गलती है, बचा नहीं सकी, माँ को मार डाला, सब
सब मेरी गलती है, पापा को सजा मिलनी चाहिए थी, सब मेरी गलती है, ध्रुव को भी सजा नहीं मिलेगी, वो मुझे मार डालेगा, मैं मर जाऊंगी। शैली कहती कि तुम्हें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे साथ चलो। तो सौम्या कहती कि मेरी 2 बेटियां हैं, सौम्या और शैली, उन्हें छोड़ के नहीं जा सकती। उसकी ये हालत देख शैली को बहुत बड़ा झटका लगता है कि सौम्या खुद को माँ समझ रही है। शैली उसे सांत्वना देती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, ध्रुव को सजा मिलेगी, हम दिलाएंगे उसे सजा। दिव्या ध्रुव से पूछती है कि होली पार्टी के बाद तुम लोग सीधा पैराग्लाइडिंग करने गए थे या कहीं बीच में रुके भी थे? ध्रुव बताता है कि सौम्या का इनहेलर स्टोर में रह गया था तो बीच में वही रुके थे। दिव्या को सब समझ में आ जाता है कि क्या खेल हुआ है। सौम्या दुकान में गई और वहाँ शैली पहले से ही मौजूद थी। सौम्या के बदले शैली सौम्या बनकर ध्रुव के साथ गई पैराग्लाइडिंग करने। शैली को सब जानकारी थी कि कैसे क्या करना है, तो उसने फिर हार्नेस खोल के गिरने का नाटक किया। जो मेडिकल टेस्ट होना था तब भी दोनों ने एक दूसरे की जगह ले ली थी, तो उसमें भी अंतर पता नहीं चला। विद्या शैली के पास जाकर कहती कि तुम लोगों ने जो खेल खेला है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, ये केस फिर से रीओपन होगा और तुम तीनों को अंदर पहुंचाऊंगी। शैली कहती कि आज नहीं तो कल वो ध्रुव सौम्या को मार ही डालता, इसलिए कुछ न कुछ तो करना ही था। जो हो रहा था सब चार दीवारी के अंदर होता था, इसलिए कोई सबूत नहीं था हमारे पास कि वो सौम्या के साथ गलत करता है। इसीलिए ये प्लान बनाया और उसे फंसाया ताकि उसे सजा मिले। हमने वही किया जो सही लगा, अब आप भी वही करना जो आपको सही लगे। अब केस खुलता है तो शैली कहती कि मैं गुनहगार हूँ अपनी माँ की मौत के लिए। हमें यहाँ देखने मिलता है कि शैली के पिता भी उसकी माँ को मारते पीटते थे। शैली कहती कि जब किसी घर में घरेलू हिंसा होती है तो गलती सिर्फ आदमी की नहीं होती बल्कि उन सब की होती है जो सब कुछ देखते हैं फिर भी चुप रहते हैं। शैली की माँ खुद से नहीं मरी थी बल्कि उसके पिता ने उसे इतना मारा पीटा कि वो मर गई। सौम्या ने देखा था अपने पिता को अपनी माँ को मारते हुए, लेकिन उसके चाचा और शैली ने चुप रहने को कह दिया। शैली कहती कि मेरी माँ खुद के लिए नहीं लड़ पाई पर मेरी बहन लड़ रही है और मुझे उस पर बहुत नाज है। मैंने अपनी जिद अपने गुस्से में तुम्हारा कभी साथ नहीं दिया, उसके लिए मुझे माफ कर देना। ये सब सुनने के बाद विद्या केस वापस ले लेती है क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ध्रुव को जो सजा मिली है वो भले ही गलत तरीके से मिली पर सजा बिल्कुल सही है। दोनों बहनों के बीच जो मनमुटाव था वो दूर हो गया, अब सब सही हो गया। और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस फिल्म के जरिए हमें बताने की कोशिश की गई कि घरेलू हिंसा जब हो तो हमें दबना नहीं चाहिए बल्कि अपने लिए आवाज उठानी चाहिए, लड़ना चाहिए खुद के लिए। क्या वाकई में सब लड़ पाते हैं? नहीं, सब सहते हैं। क्यों सहते हैं? क्योंकि जब एक लड़की की शादी हो रही होती है तो एक महिला द्वारा ही सिखाया जाता है कि कुछ हो तो सह लेना, क्योंकि ये सब तो आम बात है, थोड़ा बहुत चलता है, पति का हक होता है। जब लड़की अपने घर पे बताए तो भी यही उसे समझाया जाता है कि पति पत्नी में तो झगड़े होते रहते हैं, इसमें इतना बात का बतंगड़ बनाने की जरूरत नहीं है, तुम वापस जाओ, हम बात कर लेंगे। कमाल की बात यह है कि घरेलू हिंसा में पति ही नहीं उसके घर वाले भी शामिल होते हैं, जैसे कि उसकी बहन या उसकी माँ या उसका भाई। लड़की की माँ समझाती है कि सब सहना सीखो, लड़के की माँ लड़के को समझाती है कि कंट्रोल में रखना है तो मारो पीटो, मर्द जात तो ऐसे ही बदनाम है। असली दिक्कत तो यहाँ यही है कि औरत ही औरत की दुश्मन बनी बैठी है। पितृसत्ता उतना मर्द नहीं मानते जितना महिला मानती है और उसे फॉलो करती है। महिलाओं ने ऐसा माहौल बना रखा है कि चलेगी तो मर्द की चलेगी, वही सब है, तो मर्द को और सपोर्ट मिल जाता है कि हाँ जो वो कर रहा है सही कर रहा है, यही होता ही है। अब इस फिल्म में तो कोई सास नहीं थी और माँ का सपोर्ट था, तो यहाँ क्या गड़बड़ी हुई? यहाँ गड़बड़ी ये हुई कि सौम्या ने पूरी तरह अपने आप को उसे सौंप दिया और उसकी मारपीट को भी प्यार का हिस्सा समझ बैठी। उसने खुद को समझा लिया कि मारता पीटता है पर प्यार भी तो करता है ना। उस थोड़े से प्यार के लिए उसने अपने ऊपर हो रहे जुल्म को भी सहने के लिए खुद को मना लिया। एक तो उसने जो अपनी माँ के साथ होते देखा था वो सदमा भी उसके अंदर था, तो उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि ऐसे ही होता है सब कुछ। और जब सब कुछ ज्यादा हो गया तब उसे एहसास हुआ कि वो जैसे माँ को नहीं बचा पाई वैसे ही खुद को भी नहीं बचा पाएगी। घरेलू हिंसा मारपीट से बचने का एक ही तरीका है, रोने धोने चिल्लाने के बजाय आप भी हिम्मत दिखा के अपना गुस्सा दिखा दीजिए सामने वाले को। उसे बता दीजिए कि जितनी ताकत वो रखता है अपने अंदर उससे कई गुना ताकत आप में है। गलत आपके साथ हो रहा है, सब कुछ आप सह रहे हो, तो आपको देखना है कि आपके लिए क्या सही है। बाकी दुनिया जाए भाड़ में, भले उस दुनिया में आपके माँ बाप ही क्यों ना हो। जो माँ बाप ये सीख दे रहे हो कि सह लो, थोड़ा चलता है ये सब, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे माँ बाप की इज्जत के बारे में सोचना चाहिए जिससे अपनी ही औलाद की फिक्र ना हो और उसे नरक में भेजने में पड़े हुए हो। हर बार जरूरी नहीं होता कि माँ बाप सही ही हो, कभी कभी हमें भी सिखाना पड़ता है कि सही क्या है।
और किस तरह की इज्जत खराब हो जाएगी? क्या हो जाएगा अपने घर अगर बगावत कर दी तो? 4 लोग बातें बनाएंगे ना। उन 4 लोगों के घर में खुद ही ये सब होता है, उनके घर में लोग खुद ही ऐसे होते हैं, तो उनकी बातें बनाने से क्या होगा? 4 लोग सोच के हम अपनी जिंदगी नरक में तो नहीं झोंक सकते ना। सिंपल सी बात है कि आप इतने काबिल हो कि आप अपने लिए आवाज उठा सकते हो, और इतने काहिल मत बनो कि यही सोच लो कि आवाज उठा भी लिया तो उसके बाद क्या होगा, कहाँ जाएंगे? दुनिया बहुत बड़ी है और काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए बहुत कुछ है। फैसला आपको करना है कि खाना पीना मिल रहा है और उसके साथ मारपीट भी हो रही है तो वो चाहिए, या थोड़ा मेहनत करके खुद से कुछ करके अपनी जिंदगी चला के बिना मारपीट वाली जिंदगी चाहिए। आप खुद समझ लीजिए कि आप क्या करना चाहती हैं।